आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। पहले मैं गरीब था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे ड्रीम 11 के बारे में बताया। अब मैं गरीब के साथ साथ चोर, नल्ला बेरोजगार, छपरी, चप्पल चोर, कर्जदार और जुआरी भी हूँ। रोज मैं टीम बनाता था इस उम्मीद में आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, लेकिन रोज हारता था। मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि घर से बाहर निकलते ही लोग पैसे मांगने लगते हैं। इसलिए मैंने डर के मारे दिन के टाइम पर घर से निकलना ही बंद कर दिया। अब मैं रात के अंधेरे का बैटमैन हूँ। लोगों का पैसा चुकाने के लिए अब मुझे नाले पर बैठकर मुंह छुपाकर सब्जी बेचनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप कभी भी ड्रीम 11 डाउनलोड मत करना। साला मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। देखो इतनी गरीबी है कि बनियान उल्टी करके पहननी पड़ रही है ताकि 2 दिन चल सके। ड्रीम 11 इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा आप लगाते हो और आपका ही पैसा आपको वापस लौटाया जाता है। लेकिन आपको गलतफहमी है कि आप तो जीत रहे हो। जिस देश के लोग क्रिकेटर्स को भगवान की तरह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अगर वही क्रिकेटर्स टीवी पर आकर ये बोलेंगे, अरे छोड़ ये पॉपकॉर्न, चल बता तेरे टीम का कैप्टन कौन, चल जा टीम बना, तो लोग टीम क्यों नहीं बनाएंगे, अपने पैसे क्यों नहीं लगाएंगे। साल 2008 में शुरू होने वाला ड्रीम 11 जो शुरुआत में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को ऐड दिखाता था, उसने अचानक ऐसा क्या किया कि वो साल 2020 के अंदर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। ड्रीम 11 जो आज से सिर्फ 3 साल पहले एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना था जिसकी उस टाइम पर वैल्यूएशन $1 बिलियन थी, लेकिन आज के टाइम पर ड्रीम 11 की टोटल वैल्यूएशन $8 बिलियन हो चुकी है, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन कैसे? जहां पर बाकी के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग कंपनीज है, वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ड्रीम 11 ने टोटल 2708 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 327 करोड़ ड्रीम 11 का प्रॉफिट था। आप ड्रीम 11 की ग्रोथ को इस डाटा की मदद से बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। साल 2016 में ड्रीम 11 के टोटल यूजर्स की संख्या सिर्फ 2 मिलियन थी। साल 2020 में यह आंकड़ा 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया और साल 2021 में 140 मिलियन यूजर्स। ड्रीम 11 की यह ग्रोथ तब हुई जब वो प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर ड्रीम 11 प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, जो कि इसकी ग्रोथ को और भी एक्सपोनेंशियल लेवल तक लेकर जाएगा। आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों को लगता है कि ड्रीम 11 एक बैटिंग कंपनी है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके उनसे सट्टा लगवाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। और सबसे बड़ा सवाल कि ड्रीम 11 के ऊपर पैसा तो आप लोग ही लगाते हैं और ड्रीम 11 आपका ही पैसा आपको वापस लौटा देती है, तो कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट आखिर कैसे कमाती है? क्या ड्रीम 11 एक स्कैम है? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। ड्रीम 11 की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, जब हर्ष जैन यूएस से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत वापस लौटे थे और उसी टाइम पर इंडिया में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। आईपीएल ने लोगों के क्रिकेट देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। जहां पर लोग पहले एक मैच को देखने के लिए 7 से 8 घंटे लगाते थे, अब सेम वही थ्रिल, एक्सपीरियंस और एंजॉयमेंट लोगों को 3.5 से 4 घंटे में मिलने लगा और आईपीएल की व्यूअरशिप दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आईपीएल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और फैन बेस को देखते हुए हर्ष जैन ने ड्रीम 11 ऐप बनाया, जहां पर लोग अपने क्रिकेट की नॉलेज और स्किल्स के दम पर अपनी वर्चुअल फैंटेसी टीम बनाते थे और लाइव आईपीएल मैच को एंजॉय करते थे। शुरुआत में ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए लोगों से पैसा नहीं लेता था, लोग सिर्फ ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे अपनी वर्चुअल फैंटेसी टीम बनाने के लिए। साल 2012 से पहले ड्रीम 11 पैसे कमाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को ऐड दिखाता था, लेकिन ये रिवेन्यू मॉडल कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिर साल 2012 में ड्रीम 11 ने अपने प्रीमियम मॉडल को लॉन्च किया, जहां पर लोग पैसे देकर उनके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते थे और अगर उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो उन्हें पैसे मिलते थे एज अ रिवॉर्ड, और अगर उनकी टीम खराब परफॉर्म करती है तो उन्हें वो पैसे वापस नहीं मिलते थे। अगर आपने ड्रीम 11 या किसी भी फैंटेसी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ड्रीम 11 कैसे ऑपरेट करती है, और अगर नहीं पता तो मैं आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, ड्रीम 11 प्राइस पूल कमीशन मॉडल के ऊपर काम करती है। जितने भी यूजर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गेम खेलने के लिए आते हैं, ड्रीम 11 उन सभी यूजर से एंट्री फीस चार्ज करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 100 प्लेयर्स हैं, उन सभी ने ड्रीम 11 पर फैंटेसी मैच खेलने के लिए 10-10 रुपए डाले, तो पूल हो गया 1000 रुपए का, और जो विनर होंगे उन्हें उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग प्राइस मनी मिल जाएगा। तो ड्रीम 11 कुछ इस तरह से ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ड्रीम 11 पैसा कैसे कमाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि चेन्नई और मुंबई के मैच के लिए ड्रीम 11 पर एक टूर्नामेंट चल रहा है।
इस टूर्नामेंट में मैक्सिमम 10 लाख टीमें पार्टिसिपेट कर सकती है और हर एक टीम के लिए एंट्री फीस 25 रुपए है, यानी कि इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइस 2.5 करोड़ हो गया। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू होता है और अगर एक बार टूर्नामेंट शुरू हो जाए तो इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। लास्ट में चेन्नई और मुंबई का मैच खत्म होने के बाद ये टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है और इसके बाद आपकी टीमों की रैंकिंग जनरेट होती है। आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस मनी मिलता है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ड्रीम 11 ने जो 2.5 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे उसमें से 80 to 85% मनी कंपनी वापस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ प्राइस मनी, और इस 2.5 करोड़ के पूल में से जो 15 से 20% शेयर बचता है वो ड्रीम 11 का प्रॉफिट होता है। अगर आप इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2.5 करोड़ का 20% यानी कि 50 लाख रुपए ड्रीम 11 का प्रॉफिट, वो भी आईपीएल के सिर्फ एक मैच से। और अब आईपीएल में टोटल 10 टीमें हैं, यानी कि एक आईपीएल सीजन के दौरान टोटल 74 मैच खेले जाएंगे। अब आप इस अकॉर्डिंग इनके प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। इनके प्रॉफिट में इतने सारे जीरो होंगे कि आपका फोन भी शो नहीं कर पाएगा। ड्रीम 11 इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा आप लगाते हो और आपका ही पैसा आपको वापस लौटाया जाता है, लेकिन आपको गलतफहमी है कि आप तो जीत रहे हो। आप ड्रीम 11 पर पैसे जीतो या ना जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पैसों के ऊपर ड्रीम 11 हमेशा जीतेगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ड्रीम 11 सबसे पहले आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, फिर आपकी जेब से पैसे निकालता है और उस पैसे में से अपना कट ले लेता है और वही पैसा वापस आपकी जेब में डाल देता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप तो जीत गए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ड्रीम 11 इंडिया में पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि ये सट्टे की तरह ऑपरेट नहीं करती। इस पर आपको जीतने के लिए क्रिकेट की सही नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल के साथ साथ प्लेयर की सही हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर जीत सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैंटेसी गेमिंग को बैटिंग के अंदर काउंट नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फैंटेसी गेमिंग इज अ गेम ऑफ स्किल नॉट गेम ऑफ चांस। लेकिन ये बैटिंग होती कैसे है और ये करता कौन है, अब इसे समझते हैं। मान लो कि चेन्नई और राजस्थान का मैच होने वाला है और राजस्थान के जीतने की चांसेस काफी ज्यादा है, ये बात सभी लोगों को नजर आ रही है। लेकिन इस कंडीशन में बुकीज राजस्थान के कुछ प्लेयर्स को खरीद लेंगे और राजस्थान को मैच हरवा देंगे। इस केस में बुकीज को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि वो जीतने वाली टीम को जानबूझकर हरवा देंगे। लेकिन फैंटेसी गेमिंग के कंडीशन में जो यूजर होता है वो दोनों ही टीमों के प्लेयर को अपनी टीम में ऐड करता है, तो यहाँ पर मैच कोई भी जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में फिक्सिंग का कोई भी चांस नहीं। आप लोग ये बात पहले से ही जानते होंगे कि ड्रीम 11 और बाकी के फैंटेसी गेमिंग ऐप पहले प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो लोगों को गेम खिलाने के लिए उनसे पैसे लेते थे। लेकिन अब ड्रीम 11 ने अपने गाइडलाइंस में बदलाव किया है, जिसकी वजह से अगले 1 साल के लिए इस तरह के फैंटेसी गेमिंग ऐप अब प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद रहेंगे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों कि ड्रीम 11 इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, लोग इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, जब ड्रीम 11 के ऊपर लीगल केस हुआ था तो लोग ये बोलने लगे थे कि ये तो गैम्बलिंग करती है, लोगों से पैसे लेती है। इसकी वजह से लोगों के माइंड में ड्रीम 11 को लेकर एक नेगेटिव इमेज बन गई। ड्रीम 11 ने अपनी इस इमेज को सुधारने के लिए MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। जिस देश के लोग क्रिकेटर्स को भगवान की तरह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अगर वही क्रिकेटर्स टीवी पर आकर ये बोलेंगे, अरे छोड़ ये पॉपकॉर्न, चल बता तेरे टीम का कैप्टन कौन, चल जा टीम बना, तो लोग टीम क्यों नहीं बनाएंगे, अपने पैसे क्यों नहीं लगाएंगे। ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी का जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है भारत का यूथ जनरेशन। भारत सरकार की गलतियों की वजह से लोगों को पहले जॉब नहीं मिलती, फिर यही लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए। ड्रीम 11 के मेजॉरिटी ऑफ यूजर 18 से 45 साल के उम्र के लोग हैं, जिन्हें क्रिकेट देखना और उस पर कमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे लोग इस तरह की चीजों को एक दूसरे के बीच बहुत जल्दी शेयर करते हैं। अबे इधर क्या देख रहा है, अपनी स्क्रीन पर देख, मैंने एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कर, ऐप को डाउनलोड कर, साइन अप कर, 100 रुपए तेरे को मिलेंगे, 100 रुपए मेरे को मिलेंगे, टीम बना और मजे कर। एक ये भी बड़ा रीजन है दोस्तों ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी के पीछे, लोग इस तरह के एप्स को ऐसे ही शेयर करते हैं। वो बचपन में स्कूल में ऐसे बहुत से होशियार चंद थे जो बोलते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन 12th पास करने के बाद सभी लोग एक दूसरे को लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा ऐप को डाउनलोड कर, 25 तेरे को मिलेंगे, 25 मेरे को मिलेंगे। मैंने ऐसा खूब किया है, आपने ऐसा किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इन सब के अलावा सरकार को ड्रीम 11 से बहुत ही तगड़ी कमाई होती है। अगर कोई भी प्लेयर 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट जीतता है तो सरकार उसके ऊपर 30% टैक्स और 4% सेस लगाती है। इन सब के अलावा ड्रीम 11 भी अपने एनुअल प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स पे करती है, तो सरकार को तो दोनों जगहों से प्रॉफिट है, कंपनी से भी और यूजर से भी।
वैसे बाबू भैया अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बात तो सही है एकदम। अरे सारे ऑर्डर्स खरीद लूंगा मैं, तेरा बड़ा साहब, छोटा साहब, दुबला साहब, मोटा साहब, लंबा साहब, ठिंगा साहब, सबको खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, पैसे। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस तरह के फैंटेसी एप्स और ड्रीम 11 को लेकर? आप इसके सपोर्ट में हैं या इसके अगेंस्ट में हैं? आप अपना रीजन जरूर लिखें ताकि लोगों को आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मिल सके। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं इस तरह के फैंटेसी एप्स के अगेंस्ट में हूं, क्योंकि यहाँ पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सपोर्ट ना के बराबर है। इस तरह के प्लेटफॉर्म को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे भारत में सभी बैंकों को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए आरबीआई है। धन्यवाद। और अगर दोस्तों वीडियो में आपको कहीं पर भी मच्छर देखने को मिले तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि उसके ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है।